So we are going to talk about the stalling forces in this video. Now स्टार्लिंग फोर्सेस के बारे में स्टार्ट करने से पहले हम एक बेसिक चीज़, आपको पता भी होगी, नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ कि जो कैपिलरीज है, जो कैपिलरी बेड का नेटवर्क है, दैट इज़ द मेजर साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स. सो मैंने यहाँ पर एक कैपिलरी बेड दिखाया है यहाँ पे, राइट, और साइड में है इंटरस्टिशियम. सो दिस इज द इंटरस्टिशियम एंड दिस इज द कैपिलरी बेड, राइट. सो वी ऑल नो कि जो एक्सचेंज है, जैसे इंटरस्टिशियल है, इंटरस्टिशियम के अंदर लोकल सेल्स और लोकल टिश्यूज अवेलेबल होते हैं. सो दे गेट देयर न्यूट्रिशन बाय द एक्सचेंज फ्रॉम द ब्लड, राइट. तो ब्लड से एक्सचेंज ऐसे ही नहीं होता. देयर इज इंटरस्टिशियम साइड और यहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, और ब्लड से कैपिलरी बेड से एक्सचेंज होता है यहाँ पे इंटरस्टिशियम के अंदर, और इंटरस्टिशियम से भी ब्लड के अंदर चीजें जाती है. जो वेस्ट मटेरियल्स होता है सेल्स की तरफ से, वो इंटरस्टिशियम से कैपिलरी बेड की तरफ मूव करता है, राइट. सो ये सारी चीजें यहाँ पे होती है. बट द मेजर थिंग एंड द क्वेश्चन इज कि क्या चीज है जो डिटरमाइन करता है कि फ्लूइड का मूवमेंट कैपिलरी से इंटरस्टिशियम की तरफ होगा या इंटरस्टिशियम से कैपिलरीज की तरफ होगा, राइट. सो कौन सी ऐसी फोर्सेस है, क्या फैक्टर्स है जो ये डिटरमाइन करता है, वो हम पढ़ते हैं स्टार्लिंग फोर्सेस के अंदर. सो स्टार्लिंग फोर्सेस डिटरमाइन द फ्लो ऑफ फ्लूइड इन द केस ऑफ माइक्रो सर्कुलेशन. और माइक्रो सर्कुलेशन हम कहते हैं कैपिलरीज के केस में. सो कैपिलरीज के केस में देयर इज माइक्रो सर्कुलेशन. नाउ हाउ डज दैट हैपन, लेट्स अंडरस्टैंड. सो स्टार्लिंग फोर्सेस का कंसेप्ट समझने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड अ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर. हम दो प्रेशर के बारे में पहले जानना चाहेंगे. सबसे पहले हम जानते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बारे में. सो मैं ले देता हूं इसे H P. सो दिट इज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. लेट्स लर्न अबाउट दिस. हम जानते हैं कैपिलरीज के अंदर ब्लड है. ब्लड इज कंपोज ऑफ 55 to 60% ऑफ प्लाज्मा, रेस्ट इज द सेलुलर पार्ट. सो 55 to 60% प्लाज्मा के अंदर हमारे पास में देयर इज 90% ऑफ वाटर इनटू दैट प्लाज्मा, राइट. इंटरस्टिशियल फ्लूइड की बात करें तो उसके अंदर भी वाटर का कंटेंट काफी ज्यादा होता है. सो वाटर इंटरस्टिशियल साइड पे भी अवेलेबल है, वाटर कैपिलरी साइड्स पे भी अवेलेबल है. नाउ जो कैपिलरीज के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर वाइब्रेटिंग एंड दे मूव टुवर्ड द इंटरस्टिशियम साइड. तो वाटर जो कैपिलरीज है वो इंटरस्टिशियम के अंदर मूव कर रहा है, और जो इंटरस्टिशियम से जो वाटर है वो कैपिलरीज के अंदर मूव कर रहा है, राइट. हाँ, हम कहते हैं कि जो नेट है मूवमेंट वो होगी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग. सपोज मैं कह दूं कैपिलरीज के अंदर जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो ज्यादा है, तो इसका मतलब ये होता है कि कैपिलरी से इंटरस्टिशियम में वाटर जाएगा, लेकिन वो नेट मूवमेंट है. लेकिन अगर रियलिटी में देखें तो वाटर कैपिलरी से इंटरस्टिशियम में भी मूव कर रहा है, और वाटर इंटरस्टिशियम से कैपिलरीज के अंदर भी जो है वो मूव कर रहा है, राइट. सो जो वाटर कैपिलरी से इंटरस्टिशियम के अंदर मूव कर रहा है, दैट्स क्रिएट अ फोर्स, राइट. वाटर कैपिलरी से इंटरस्टिशियम के अंदर जो मूव कर रहा है, दैट क्रिएट अ फोर्स, और एक पर्टिकुलर एरिया पे वो फोर्स एक्ट करता है, जिसकी वजह से एक प्रेशर जनरेट होता है, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. सो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वाटर के फ्लो की वजह से होता है, राइट. ये वाटर का फ्लो कहां से आया, कैपिलरी से आया. सो वी कॉल दिस एज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ कैपिलरीज. पीसी से हम डिनोट करते हैं. सो पीसी इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ कैपिलरीज. ऐसे ही वाटर जो है वो इंटरस्टिशियम से कैपिलरीज की तरफ मूव कर रहा है, वो भी एक प्रेशर जनरेट करता है, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड. इसे हम डिनोट करते हैं पी आई से. वी डिनोटेड बाय पी आई, राइट. सो जो पी आई है वो डिनोट कर रहा है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड. जो पी सी है वो डिनोट कर रहा है इंटरस्टिशियल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ कैपिलरीज. सो ये हो गया एक तो प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. अगर मैं कह दूं कि पीसी ज्यादा है, सपोज मैं आपसे कह देता हूं कि जो भाई पीसी की वैल्यू है वो पी आई से बहुत ज्यादा है, इसका मतलब तुम कह दोगे कि पीसी अगर ज्यादा है तो ऑब्वियसली वाटर की जो नेट मूवमेंट होगी वो कहां होगी, कैपिलरी से इंटरस्टिशियम की तरफ, ये नेट मूवमेंट हो जाएगी. सो यू कैन से बाय दैट डाटा, राइट. सो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट, डिटरमाइन करने का कि फ्लूइड की मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगी. तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का एक कंट्रीब्यूशन होता है ये डिसाइड करने में कि वाटर की मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगी. नाउ
देयर इज अनदर प्रेशर, उसे हम कहते हैं ऑन्कोटिक प्रेशर या कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। उसे समझने के लिए हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं सिंपल सा। सो हेयर इज द कैपिलरीज, और कैपिलरीज के अंदर सिर्फ वाटर तो होता नहीं है, प्लाज्मा के अंदर वाटर भी होता है और तो और प्रोटीन्स भी होते हैं, राइट। सो मैं कहता हूं कि यहां पे प्रोटीन्स भी अवेलेबल है। सो हेयर इज अ प्रोटीन, हेयर इज अ प्रोटीन, हेयर इज अ प्रोटीन, राइट। सो लेट्स से दिस इज एल्ब्यूमिन। मैं इसे आइए दिखा देता हूं, दैट मीन्स कि ये जो प्रोटीन है दैट इज एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन जैसे प्रोटीन्स क्या करते हैं, दे हैव अ टेंडेंसी टू पुल द वाटर टुवर्ड देमसेल्व्स। दे हैव अ कैपेसिटी टू पुल द वाटर टुवर्ड देमसेल्व्स। रिमेंबर दिस थिंग। जो प्रोटीन्स हैं उनके पास एक टेंडेंसी है वाटर को पुल करने की। इसे ऐसे समझो, बहुत आसान रहेगा समझने में, क्योंकि वरना ये समझ नहीं आता। सो ये भी प्रोटीन जो है वह पुल कर रहा है वाटर को, राइट। ऐसे ही प्रोटीन्स इंटरस्टिशियम में भी अवेलेबल है। तो एक मैंने प्रोटीन इंटरस्टिशियम बना दिया, ये भी वाटर को पुल करेगा, राइट। सो ये वाटर को पुल करता है, इट पुल्स वाटर टुवर्ड इटसेल्फ, सो इट्स पुलिंग वाटर। और ये जो पुल है ये फोर्स क्रिएट करता है, और ये फोर्स जब एक एरिया पे एक्ट करता है तो ये भी एक प्रेशर को जनरेट करता है, एंड वी कॉल दैट प्रेशर एज ऑन्कोटिक प्रेशर। सो मैं इसे ओ पे लिख देता हूं। इसका जो साइन है दैट इज पाई, हम इसे पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑन्कोटिक प्रेशर रिप्रेजेंटेड बाय पाई, राइट। लेट्स सी, जो प्रेशर कैपिलरी में मौजूद प्रोटीन्स की वजह से जनरेट हो रहा है, सपोज दिस प्रोटीन, इस प्रोटीन की वजह से जो प्रेशर जनरेट हो रहा है, इसे हम बोलते हैं पाई सी। पाई सी, पाई सी हमारे पास में क्या है, पाई सी इज द ऑन्कोटिक प्रेशर ड्यू टू द प्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट इन द कैपिलरीज वॉल। और ये वाटर को किस तरफ मूव कराने में सपोर्ट करता है, टूवार्ड्स द कैपिलरी। रिमेंबर दिस थिंग, जो पीसी था, जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर था, वो वाटर को बाहर निकालने में हेल्प कर रहा था, लेकिन जो पाई सी है वो वाटर को अंदर लाने में हेल्प कर रहा है। दिस इज अ मेजर डिफरेंस दैट यू हैव टू रिमेंबर, राइट। लेट्स टॉक अबाउट जो प्रोटीन्स इंटरस्टिशियम में है वो वाटर को अपनी तरफ पुल कर रहे हैं, सो दे आर ऑल्सो अप्लाइंग अ ऑन्कोटिक प्रेशर या कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, और हम इसे डिनोट करते हैं पाई आई से। दिस इज पाई आई, और पाई आई को कहा जाता है ऑन्कोटिक प्रेशर ड्यू टू द प्रोटीन्स इन द इंटरस्टिशियम, और पाई आई वाटर को कैपिलरी से बाहर निकालते हैं इंटरस्टिशियम के टुवर्ड्स, राइट। लेट्स मेक इट मोर सिंपल एंड सी दैट अगेन, क्योंकि ये चीज समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। सो देयर इज अ कैपिलरी वॉल, राइट। सपोज मैं कह दूं कि यहां पे प्रोटीन्स है, नाउ आई एम आस्किंग फ्रॉम यू, यहां पे प्रोटीन्स है, इंटरस्टिशियम पे प्रोटीन है। सो वाटर किस तरफ मूव करेगा, ऑब्वियसली बात है इसकी तरफ। सो वाटर इस तरफ मूव करेगा कैपिलरी से इंटरस्टिशियम की तरफ। तो इन लोगों ने अभी कौन सा प्रेशर लगाया, पाई सी या पाई आई? सोचो, इन्होंने लगाया हमारे पास में पाई आई, क्योंकि इंटरस्टिशियम में मौजूद है प्रोटीन्स, सो दे अप्लाइड पाई आई प्रेशर, राइट। लेट्स मी चेंज द केस। अब प्रोटीन्स कैपिलरीज के अंदर भी है, ये भी वाटर को इंटरस्टिशियम से पुल करेंगे अपनी तरफ, राइट। सो इन्होंने ने कौन सा प्रेशर अपनाया अभी, इन्होंने अपनाया पाई सी, दैट इज द ऑन्कोटिक प्रेशर ड्यू टू कैपिलरी प्रोटीन्स, पाई सी एंड पाई आई। क्लियर विद दिस? लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब मैं क्या करता हूं, हम क्या करते हैं, इन चारों प्रेशर को एक साथ एक फिगर में देखने की कोशिश करते हैं। सो पहले तो ये कि फ्लूइड अवेलेबल है और फ्लूइड की वजह से एक फोर्स लग रहा है, राइट। फ्लूइड की वजह से एक फोर्स लग रहा है, जो कैपिलरी के फ्लूइड की वजह से फोर्स लग रहा है दैट इज पी सी। वी ऑल नो दिस वन। पी सी का मतलब क्या है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ कैपिलरीज। सो दिस इज पी एंड दिस इज सी। अब फ्लूइड तो बाहर भी है, और जो इंटरस्टिशियल का फ्लूइड है वो भी एक प्रेशर जनरेट कर रहा है, और वो जो प्रेशर जनरेट कर रहा है दैट इज कॉल्ड पी आई, मतलब इंटरस्टिशियल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब से
फ्लूइड नहीं होता, यहाँ पे प्रोटीन्स भी अवेलेबल होते हैं. सो देर आर प्रोटीन्स अवेलेबल इनसाइड द कैपिलरी वॉल्स. ये प्रोटीन्स वाटर को अपनी तरफ पुल कराते हैं. सो दे आर मूविंग वाटर फ्रॉम द इंटरस्टिशियम टुवार्ड द कैपिलरीज. सो ये एक प्रेशर जनरेट करते हैं एंड दैट प्रेशर वी कॉल एज पाई सी. ऑन्कोटिक प्रेशर ड्यू टू द प्रोटीन्स इन द कैपिलरी वॉल. राइट. अब प्रोटीन्स इंटरस्टिशियम में भी अवेलेबल है और जो इंटरस्टिशियम के प्रोटीन्स है दे मूव द वाटर फ्रॉम द कैपिलरीज टुवार्ड द इंटरस्टिशियम. राइट. सो ये जो मूवमेंट है, ये जो प्रेशर जनरेट हुआ, वी कॉल दिस प्रेशर एज पाई आई. दैट इज द ऑन्कोटिक प्रेशर ड्यू टू द प्रोटीन्स इन द इंटरस्टिशियम. तो घूम फिर के छोटी सी बात हमारे पास में ये निकल के आती है. सो वी हैव 4 ओवरऑल प्रेशर. दैट इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ कैपिलरीज, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स, ऑन्कोटिक प्रेशर ऑफ कैपिलरी प्रोटीन्स एंड ऑन्कोटिक प्रेशर ऑफ इंटरस्टिशियल प्रोटीन्स. सो ये 4 जो मेजर प्रेशर्स है, इनका रिजल्टेंट डिटरमाइन करता है कि फ्लूइड की मूवमेंट कहाँ होगी. ठीक है. अब एक केस से इसे आसानी से और समझते हैं. Okay, let's take a case. So I have again drawn a capillaries wall. Suppose मैं कह दूं यहाँ पे कि PC, PI, right, pi C and pi I. मैंने तुम्हें इसकी वैल्यू दे दी. मैंने कहा कि PC की वैल्यू है सपोज 10, टेक इट एज 10. PI की वैल्यू है 6, PC की वैल्यू है 3 और PI की वैल्यू है 1. सो मैंने तुम्हें वैल्यू दे दी. नाउ यू नीड टू डिटरमाइन कि फ्लो, जो नेट फ्लो है फ्लूइड का, वो कैपिलरी से इंटरस्टिशियम की तरफ होगा या इंटरस्टिशियम से कैपिलरी की तरफ होगा. पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट बाय योरसेल्फ. राइट. ओके. तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? देखो, PC 10 है, इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ कैपिलरी 10 है तो वो बाहर मूव करवाएगा. सो वी से 10. PI 6 है तो वो अंदर मूव करवाएगा, तो ये इसे अपोज करेगा. सो 10 माइनस 6. राइट. इसका मतलब ये हुआ कि 4 आ गया. इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास में अभी भी 4 mm ऑफ मर्करी प्रेशर बचेगा जो इसको बाहर मूव करवाएगा. पाई C की वैल्यू 3 है तो पाई C वाटर को कैपिलरी की तरफ मूव करवाता है. सो ये इसको अपोज करेगा. सो 4 माइनस 3, अब हमारे पास में बचा है 1. राइट. 1 बच गया हमारे पास में. और पाई I की वैल्यू 1 है. पाई I अगर 1 है तो वो इसे बाहर मूव करवाएगा. राइट. तो उसका मतलब ये हुआ कि 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2. इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास में प्लस का 2 आया, यानी कि जो नेट मूवमेंट है वाटर की वो बाहर की तरफ होगी. क्लियर विद दिस? ओके. आगे मूव करने स्टार्ट करते हैं. सो अब हम एक इक्वेशन लिखते हैं जो स्टार्लिंग ने लिखी थी. ठीक है. वो तो था बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि कौन से 2 फोर्सेस है. 2 फोर्सेस हमारे पास में बेसिकली हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ऑन्कोटिक प्रेशर, वो किस तरीके से आपस में एक्ट करते हैं और कैसे उनका नेट रिजल्टेंट डिटरमाइन करता है कि जो फ्लूइड की मूवमेंट है वो कहां पे होगी. राइट. जो स्टार्लिंग जो साइंटिस्ट था उसने पूरी एक इक्वेशन दी थी इसके बारे में. राइट. तो स्टार्लिंग की इक्वेशन हम लिखते हैं. तो स्टार्लिंग जो इक्वेशन दी थी दैट वाज KF PC माइनस PI माइनस सिग्मा पाई C माइनस पाई I. So this was the Starling's equation. Right? ये स्टार्लिंग इक्वेशन थी, फुल कंप्लीट इक्वेशन. तो इसमें से हम बहुत सारी चीजों से पहले से ही वाकिफ हैं, जैसे कि PC. जो PC है वी नो दिस इज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ कैपिलरी वॉल. सो PI इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फ्रॉम द इंटरस्टिशियल फ्लूइड. पाई C इज ऑन्कोटिक प्रेशर ड्यू टू द प्रोटीन्स इन द कैपिलरी. और पाई I का मतलब क्या है? ऑन्कोटिक प्रेशर ड्यू टू प्रोटीन्स इन द इंटरस्टिशियम. हम इन चारों टर्म से वाकिफ हैं.
दो नई टर्म्स हमारे पास में इक्वेशन में आई है, दैट इज के एफ और सिग्मा। इन्हें क्लियर करते हैं नाउ। के एफ इज सिंपल। के एफ का मतलब होता है फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट। के एफ का मतलब क्या होता है? के एफ शोज फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट। देखो हमारे पास में, अभी मैं देखो एग्जांपल समझाता हूं। यहां पे हमारे पास में दो कैपिलरीज है, दो टाइप की कैपिलरीज है, टाइप 1 कैपिलरी, राइट, एंड देयर इज अनदर कैपिलरी। दोनों कैपिलरीज के अंदर स्टार्लिंग फोर्सेस का कंसेप्ट लगेगा, जो दो फोर्सेस है अपने अपने तरीके से एक्ट करेगी, डिटरमाइन करेगी। लेकिन अगर मैं कह दूं कि ये जो वॉल है इसकी परमिएबिलिटी ही डिफरेंट है, इस कैपिलरी की परमिएबिलिटी और इस कैपिलरी की परमिएबिलिटी में फर्क है। सो क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ फोर्सेस का पता होना ये कहने के लिए इनफ है कि किस तरफ वाटर मूव करेगा? अगर मैं कह दूं कि ये जो सेकंड नंबर की है और ये फर्स्ट नंबर की है, मैं कह दूं कि सेकंड नंबर की जो कैपिलरी वॉल है इसकी जो परमिएबिलिटी है वो 1 से बहुत ज्यादा है। सो मेरे ये कहने पे इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे जो नेट फ्लो है फ्लूइड का वो बहुत आसानी से हो जाएगा एज कंपेयर टू 1। इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा फैक्टर, कोई ऐसा कांस्टेंट हमें लेना जरूरी था जो हमें ये बता सके कि वाटर की मूवमेंट किस तरफ होगी या किस एक्सटेंट से होगी। सो दैट इज के एफ। के एफ एक फिक्स्ड वैल्यू है, एक पर्टिकुलर टाइप की कैपिलरी के लिए वो फिक्स होता है। सो वो फिक्स वैल्यू हम रख देते हैं, वो डिटरमाइन करता है कि क्या एक्सटेंट है उसका, क्या परमिएबिलिटी है वाटर के प्रति, राइट। जैसे एग्जांपल के तौर पर, रियल एग्जांपल है ये, हमारी बॉडी में जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी है, जो किडनीज के अंदर कैपिलरी है, उनका जो के एफ है वो बहुत ज्यादा होता है, लगभग 12 होता है, राइट। और जो हमारी नॉर्मल ब्लड कैपिलरीज है उनका के एफ बहुत कम होता है। सो ऑब्वियस ही बात है कि वहां पे जो स्टार्लिंग फोर्सेस की वजह से जो फ्लूइड का मूवमेंट है किडनीज के अंदर बहुत ज्यादा होता है। सो एक कांस्टेंट रखने की जरूरत थी ताकि सब चीजें इक्विलिब्रियम में लाई जा सके, इसलिए के एफ को लाया गया। दूसरा हमारे पास में आता है सिग्मा। सिग्मा भी एक कोफिशिएंट है, ये भी एक कांस्टेंट है, इसे हम बोलते हैं स्टार्व्समैन कोफिशिएंट या स्टार्व्समैन कांस्टेंट। सिग्मा बेसिकली डिफाइन करता है परमिएबिलिटी ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स को। अगर हम स्टडी करें एंडोथीलियम की हिस्टोलॉजी को, मतलब कि कैपिलरी वॉल्स की, तो हम जानते हैं कि इसके जो सेल्स है वो एंडोथीलियम से बने होते हैं, वी ऑल नो दैट, राइट। लेकिन सिर्फ एंडोथीलियम से नहीं, उन एंडोथीलियम के ऊपर ल्यूमन के साइड में एक लेयर होती है जो मैंने रेड रंग से बनाई है, ये एक हल्की सी लेयर होती है उन सेल्स के ऊपर, इसे हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स कोट। तो ग्लाइकोकैलिक्स का कोट भी ये डिफाइन करता है कि मूवमेंट को वो हिंडर करेगा या नहीं करेगा। सो ग्लाइकोकैलिक्स की परमिएबिलिटी कितनी है वो दिखाता है स्टार्व्समैन कोफिशिएंट। जनरली ये 1 होता है, और अगर ये 1 है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो कंप्लीटली परमिएबल है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है, ना आगे ना पीछे, राइट। सो सिग्मा की वैल्यू 1 होना ये डिफाइन करता है कि वो कंप्लीटली परमेबल है। जैसे हमारे पास में ग्लोमेरुलर कैपिलरी डक्ट है जो किडनीज के अंदर, वहां पे सिग्मा की वैल्यू 1 होती है, और उसका 1 होना इसका मतलब ये है कि उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फ्लूइड को मूवमेंट करने में, राइट, फिल्ट्रेशन में किडनीज को। सो दिस वाज द थिंग। सो ये है पूरी स्टार्लिंग की इक्वेशन। सो के एफ इंटू पी सी माइनस पी आई सिग्मा पाई सी माइनस पाई आई। सो मैं समझता हूं कि सारे जो टर्म्स हैं उनसे अब क्लियर है। एक और थिंग, इसका रिजल्टेंट क्या होता है? अगर इस पूरी वैल्यू को देखो, मेरे पास सारी वैल्यू है और मैंने सारी वैल्यूज को रख दी और मेरे पास में एक वैल्यू आ गई। रिमेंबर, अगर मेरी वो वैल्यू प्लस के अंदर है, अगर मेरी वो वैल्यू प्लस के अंदर आती है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वाटर है उसकी मूवमेंट कैपिलरी वॉल से इंटरस्टिशियम की तरफ होगी। अगर इस पूरी इक्वेशन के अंदर वैल्यू रखने के बाद मेरी वैल्यू प्लस की आती है तो इसका मतलब पानी इंटरस्टिशियम की तरफ मूव करेगा। अगर मेरी वैल्यू माइनस की आती है तो इसका मतलब जो वाटर है वो कैपिलरीज की अंदर मूव करेगा। सो माइनस का मतलब होता है कैपिलरी की तरफ पानी का आना, और प्लस होता है कैपिलरी से इंटरस्टिशियम में वाटर का मूव करना। सो ये दो डिफरेंसेस है दैट यू नीड to remember. Okay, now let's understand a concept, clinical concept जो इसके साथ रिलेट हो, that is edema, right? So edema का concept जो है हम वो समझने की कोशिश करते हैं। So edema का हम समझने की कोशिश करते हैं। edema क्या होता है? edema होता है abnormal excessive collection of
फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियम, राइट। जैसे हमारे पास में कैपिलरी वॉल्स है, इनके चारों तरफ इंटरस्टिशियम है, इंटरस्टिशियम के अंदर पहले से भी फ्लूइड लोकेटेड है, राइट। देयर इज अ लॉट ऑफ फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियम, राइट। लेकिन अगर किसी वजह से यहां पे फ्लूइड ज्यादा हो जाए, देयर इज एक्सेसिव कलेक्शन, और वो जो एक्सेसिव कलेक्शन है वो एबनॉर्मल भी है। ऐसा नहीं है कि कोई चोट लगी है उसकी वजह से हमारे पास में देयर इज एक्सेसिव कलेक्शन, इन्फ्लेमेशन की वजह से नहीं, एबनॉर्मल एक्सेसिव कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियम इज कॉल्ड एडिमा, राइट। अब ये कैसे होता है? जनरली हम कहते हैं कि अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है तो एडिमा होता है। क्यों हो जाता है? देखो ध्यान से बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास में प्रोटीन्स है, ये नॉर्मल प्रोटीन्स है जो कैपिलरीज के अंदर है। सपोज कि जो पर्सन है उसका प्रोटीन कंटेंट कम हो गया ब्लड के अंदर, और ब्लड के अंदर प्रोटीन कंटेंट क्यों कम हो सकता है? कई रीजन हो सकते हैं ब्लड के अंदर प्रोटीन कंटेंट कम होने के। जैसे कि पहला केस है कि उसकी डाइट में ही प्रोटीन्स नहीं है, लाइक प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। अगर वो पेशेंट क्वाशियोरकर का है, अगर वो क्वाशियोरकर का पेशेंट है तो ऑब्वियसली उसके अंदर प्रोटीन कंटेंट्स कम हो जाएंगे। लाइक ये नॉर्मल प्रोटीन्स था तो मैंने कुछ प्रोटीन्स डिलीट कर दिया, ये मैंने प्रोटीन डिलीट कर दिया, राइट, ये प्रोटीन मैंने डिलीट कर दिया, और सो प्रोटीन कंटेंट अब कम हो गया कैपिलरीज के अंदर क्योंकि उसका इनटेक कम है। क्वाशियोरकर के पेशेंट्स के अंदर यही होता है कि उनको प्रोटीन का कंटेंट मिल ही नहीं रहा, राइट। एक केस तो ये हो गया। सेकंड होता है हमारे पास में एक डिसीज का सेट होता है जिसे हम बोलते हैं प्रोटीन लूजिंग एंटेरोपैथीज। ये जीआईटी की फिजियोलॉजी के अंदर तुमने पढ़ा होगा कि प्रोटीन लूजिंग एंटेरोपैथीज के अंदर क्या होता है कि जो प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाता है और फीकल मैटर के थ्रू प्रोटीन निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। दैट इज कॉल्ड प्रोटीन लूजिंग एंटेरोपैथीज। थर्ड रीजन हो सकता है लीवर का सही से काम ना करना, लाइक लीवर का क्रियोसिस। लीवर की क्रियोसिस की वजह से, क्योंकि लीवर जो है मेजर साइट है हमारे पास में प्रोटीन की सिंथेसिस की, क्योंकि एल्ब्यूमिन जैसे है वो प्रोटीन जो एल्ब्यूमिन है वो लीवर के अंदर सिंथेसाइज होता है। अगर लीवर डिफेक्टिव है तो उसकी वजह से प्रोटीन्स कम बनेंगे, तो उसकी वजह से भी प्रोटीन्स जो है वो कैपिलरी वॉल के अंदर कम हो सकते हैं, राइट। फोर्थ रीजन होता है प्रोटीन लूजिंग नेफ्रोपैथीज, कि किडनी के थ्रू प्रोटीन्स का फिल्टर हो जाना। जनरली फिल्टर नहीं होता, लेकिन कुछ कंडीशंस के अंदर, बीमारी के अंदर एल्ब्यूमिन फिल्टर हो जाता है और यूरिन के अंदर आ जाता है, तो दैट इज प्रोटीन लूजिंग नेफ्रोपैथीज। तो कई रीजन हो सकते हैं। रीजन चाहे कोई भी हो, अल्टीमेट कंडीशन हमारे पास में क्या आती है कि जो प्रोटीन है वो कैपिलरीज के अंदर डिक्रीज हो गया है, राइट। और इसके डिक्रीज होने से कौन सा प्रेशर अफेक्ट होगा? इसके डिक्रीज होने से कौन सा प्रेशर अफेक्ट होता है? दैट इज ऑन्कोटिक प्रेशर ड्यू टू कैपिलरीज। तो ऑन्कोटिक प्रेशर कैपिलरीज का वाटर को अंदर मूव करवाता था। अंदर मूव कराने का मतलब ये है कि ये जो पानी की नेट मूवमेंट है बाहर की, उसको अपोज करता था। अगर प्रोटीन का कंटेंट कम हो गया, सो ऑब्वियस सी बात है कि जो पाई सी है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, और अगर पाई सी डिक्रीज हो गया, सो ये जो रोक रहा था इसे, अब इसे इतना नहीं रोक पाएगा, यानी कि जो वाटर का फ्लो का बैलेंस था वो बिगड़ जाएगा, जिसकी वजह से वाटर की जो बाहर मूवमेंट है यानी इंटरस्टिशियम की तरफ, वो बहुत एक्सटेंट तक इंक्रीज हो जाएगी। और अगर वाटर बाहर मूव करना स्टार्ट कर देगा तो उसकी वजह से स्वेलिंग जनरेट हो जाएगी उस टिश्यू के अंदर। सो दैट कॉजेज स्वेलिंग इन दैट एरिया। इसी वजह से हमारे पास में एडिमा यही तो होता है कि एक्सेसिव कलेक्शन, क्योंकि यहां पे फ्लूइड का एक्सेसिव कलेक्शन स्टार्ट हो गया, कैपिलरीज के अंदर से वाटर निकल के इंटरस्टिशियम के अंदर एंटर कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास में पाई सी की वैल्यू कम हो गई। अब क्यों? क्योंकि प्रोटीन का कंटेंट कम हो गया। इसलिए प्रोटीन का कंटेंट कम हो जाना एडिमा करता है। और ये जो पूरा कंसेप्ट है ये स्टार्लिंग फोर्सेस से एक्सप्लेन होता है, क्योंकि स्टार्लिंग फोर्सेस में एक वैल्यू कम हो गई, राइट। और हमने अभी पिछले इक्वेशन देखा था कि अगर पाई सी को हम डिक्रीज कर देंगे, अगर हमने ये वाला जो पाई सी है इसको डिक्रीज कर दिया, तो ये प्रेशर, ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव की ओर बढ़ जाएगी। और अगर ये वैल्यू पॉजिटिव की बढ़ गई तो वाटर का मूवमेंट बाहर होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये चीज हमारे पास में क्या जनरेट करवाएगा? एडिमा। सो ये थी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एडिमा, जो स्टार्लिंग फोर्सेस से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं क्लिनिकल रिलेशन के तौर पे। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। सो do subscribe the channel. We're coming with the more videos soon. I hope you must have understood the concept. If there is any question, any inquiry, any suggestion, you can comment down below with your free and full heart. Thanks for watching the video.